हाँ, तो टाब्रो का ही हाल है। उम्मीद तो थार से यही करूँगा कि बढ़िया होगा। कुछ बड़े भी देख रहे हैं तो उनको मेरा प्रणाम, ठीक है? तो आज की इस क्लास में, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अपन भई आपको पता है 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अपन। एक अध्याय पढ़ लिया, दूसरा अध्याय हमारा चल रहा था, उसमें हमने एक क्लास कर ली है, ठीक है? जिसमें हमने अपने जो भौतिक प्रदेश थे, उनके बारे में देखा, भई कितने प्रकार के भौतिक प्रदेश होते हैं। फिर हमने पहला नंबर का जो भौतिक प्रदेश आता है, अपने उत्तर के पर्वत या फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला, कुछ भी बोल दो, ठीक है? घर की बात है, वो पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अपने उत्तरी मैदान को। किसको? उत्तरी मैदान, इसको पढ़ेंगे, ठीक है? और एक पढ़ेंगे अपन भारतीय मरुस्थल को, ठीक है भाई? भारतीय मरुस्थल, इन दोनों को इस कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलो शुरू करें। चलो करते हैं शुरू। तो पहले अपन उत्तर की मैदान को पढ़ लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। समझो, जो उत्तर का मैदान है ना, इसका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से हुआ है। किससे हुआ है? नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट बहाकर लाया गया है, उस सेडिमेंट से इनका निर्माण हुआ है। अब समझो सेडिमेंट क्या होता है, अवसाद क्या होता है। अवसाद का मतलब समझना, नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो अपने तेज बहाव के कारण अपने साथ गाद वगैरह, ठीक है, गाद, तलछट, ठीक है, तलछट, कंकड़ पत्थर वगैरह क्या करती है, साथ लेकर आती है। इन सभी को मिला के अपन क्या कह सकते हैं, अवसाद, सेडिमेंट कहते हैं। अब जब ये आती है, समझना, जैसे ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये कोई पहाड़ है। अब जैसे नदी यहां से आई, यहां से निकल के और यूं बहते बहते आ रही है, और जैसे वो यहाँ पे आएगी, यानी कि किसी पर्वत की गिरिपद में आएगी, गिरिपाद में आएगी, तो यहाँ पर उसकी गति क्या होगी सर, यहाँ पे उसकी गति कम हो जाएगी, यानी कि मंद गति हो जाएगी। अब मंद गति होगी तो जो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा कर ला रही है, वो इन कंकड़ पत्थरों को, गाद को, मिट्टी के कणों को यहाँ पे छोड़ते हुए यहाँ समुद्र में मिल जाएगी, ठीक है? जिस एरिया के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर नदियां इन अवसादों को छोड़ती है, ठीक है, वहां पे किन का निर्माण होता है, तो वहां पे इन मैदानों का निर्माण होता है। आई बात समझ में? मैदानों का निर्माण कहाँ होता है? अब समझो, अब अपन इन मैदानों को समझो, पहले इसकी लंबाई चौड़ाई देख ले। चलो लंबाई चौड़ाई देख लो। तो लंबाई की अगर मैं बात करूं, तो लंबाई आती है इसकी वही जो हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर। वहीं अगर अपन चौड़ाई की बात करें, भाई उत्तर का जो मैदान है, इसकी चौड़ाई बताओ, तो इसकी चौड़ाई आती है 260 किलोमीटर से 320 किलोमीटर औसत इसकी चौड़ाई है, ठीक है? लंबाई चौड़ाई आपको दे दी। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चलो क्षेत्रफल भी मैं ही बता देता हूँ। तो इसका क्षेत्रफल आता है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल आता है, ठीक है भाई? अब समझो, विश्व, अपने भारत की, विश्व की बात नहीं करेंगे अभी, भारत की बात करेंगे। तो भारत की एक प्रकार से अपन कहें तो जो मैदान है ना, जितने भी भौतिक प्रदेश है, उन सब में सबसे ज्यादा कौन सा है, मैदान वाला पोर्शन। कौन सा है? मैदान वाला पोर्शन आता है। और कितना आता है, तो 43% आता है। 43% मैदान अपने भारत के अंदर मौजूद है। अब ये जो मैदान होते हैं, अब नदियों द्वारा जो अपने पास ये कह सकते हैं जो अवसाद लेके आई नदियां, वो अवसाद होते हैं, जैसे उनको अपन कहते हैं क्या, उनको अपन कहते हैं जैसे जलोढ़ मृदा, ठीक है? जलोढ़ मृदा, जब अपन मृदाओं वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, आपके है नहीं वरना अपन इसको पढ़ते, मगर अपन अपना चैनल ही किसको लेकर है, किसको समर्पित है, ज्योग्राफी को, तो अपन मृदा वाला टॉपिक भी कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, ठीक है भाई? जैसे आर्मी अग्निवीर का जो हमारा बैच चल रहा है, वहां पे अपन मृदाएं पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम जो कोर्स चलाने वाले हैं मिशन ज्योग्राफी वाला, उसमें भी अपन पढ़ेंगे मृदा को, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो एक मृदा का प्रकार आता है, मिट्टी का प्रकार आता है जलोढ़ मृदा। तो जो ये अपने मुहानों पर, ठीक है, अपने गिरिपाद में जो मृदा लाकर जमा करती है नदियां, उन्हें बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ये उपजाऊ होती है। अब ये इतनी उपजाऊ होती है कि यहाँ पे विश्व की या भारत के संदर्भ में बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है, निवास करती है, रहती है, ठीक है? यहाँ की जलवायु भी क्या होती है, अनुकूल होती है। जलवायु क्या है, अनुकूल जलवायु। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है? एक यहाँ पे जो परिवहन की सुविधा होती है, भाई मैदानी भागों में परिवहन की सुविधा होती है, वो क्या होती है, अच्छी होती है। भाई कोई ज्यादा
अपने कह सकते हैं ज़्यादा खर्च नहीं आता, बजट कम लगता है इसके अंदर, क्योंकि समतल ज़मीन है, चाहे रेल लाइन बिछा लो, चाहे सड़क बनवा लो, ठीक है? ज़्यादा खर्चा नहीं आता इसके अंदर और सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और ये क्या है सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं, सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं, उपजाऊ। तो यहाँ पे एक स्वाभाविक सी बात है, उपजाऊ होंगे तो कृषि भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है? तो जो ये हमारा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है? मध्य प्रदेश का कुछ भाग, राजस्थान का कुछ भाग, तो ये जो बेल्ट आता है, ये अपने इस मैदान वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है? कृषि भी क्या होगी? सर्वाधिक होगी। तो आदि ये कुछ इसकी क्या होती है? विशेषताएँ हैं, ठीक है? जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी अपने मैदान वाले क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ की जलवायु भी क्या होती है? अनुकूल होती है, ठीक है? उपजाऊ सबसे ज़्यादा जो मिट्टी में पाई जाएगी, वो भी मैदानी क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक है? कृषि भी वहाँ पे सर्वाधिक होगी, परिवहन की सुविधाएँ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी वहाँ पे। तो आदि ये उसके बारे में कुछ विशेषताएँ हैं। अब थोड़ी-सी बात समझना आप, क्या है बात समझने वाली? जैसे नदियाँ बहती हैं, अब मैदान में कोई नदी बह रही है, अब उसके साथ वो क्या लेके आ रही है? गाद वगैरह अवसाद लेके आ रही है, जीसर लेके आ रही है। अब अवसाद कई बार क्या होता है, नदी ज़्यादा मात्रा में अवसाद ले आती है। जैसे यहाँ पे अवसाद लेके आ रही है, अब वो थोड़ा-सा क्या हुआ, लिमिट क्रॉस कर गया अवसाद, यानी कि इतनी नदी की क्षमता नहीं थी, उससे ज़्यादा उसके पास क्या हो गया, अवसाद हो गया। भाई पर्वत से नीचे उतर रही थी, तब तो उसका वेग क्या था, तीव्र था, भाई गति में थी, मगर जैसे ही वो मैदान में प्रवेश करती है, उसकी गति हो जाती है कम। अब उसके अंदर स्पीड नहीं बच रही। अब स्पीड नहीं है, अब इतना अवसाद बहाएगी कैसे? अब वो बहा नहीं पाती अवसाद को, तो वो उनको यूँ इकट्ठा कर देती है और खुद अलग-अलग धाराओं में। अब अवसाद यहाँ पे इकट्ठा हो गया, कुछ ऐसे बट गई नदी, कुछ भाग इधर से चला गया, ठीक है? तो इनको बोलते हैं अपन वितरिकाएँ, क्या बोलते हैं? वितरिकाओं में बट जाती है नदियाँ। अवसाद की मात्रा ज़्यादा हुई, अब ज़्यादा अवसाद होने के कारण नदी उसको वहन नहीं कर पाती है और वहन नहीं कर पाएगी तो उसको वहीं छोड़ देगी और खुद वितरिकाओं में बट जाएगी, ठीक है? अब वितरिकाओं में बट गई, अब ये अवसाद क्या होता है कई बार, अब नदी का भाई जो फ्लो है, जो नदी का बहने का काम है, वो हमेशा चलेगा, वर्ष पर्यंत चलेगा, ठीक है? तो अब क्या होगा, जैसे-जैसे और नदी अवसाद लेके आ रही नदी, वो जमा होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। ऐसे करते-करते नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? नदीय द्वीपों का। लिखो इस चीज को, नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। हुआ नदीय द्वीपों का निर्माण। अब जैसे ही नदीय द्वीपों का निर्माण होगा तो कुछ ऐसे नदीय द्वीप भी होते हैं जो विशालकाय होते हैं, बहुत ज्यादा दूर में फैल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप बना हुआ है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर जो द्वीप बना हुआ है उस द्वीप का नाम है माजोली द्वीप। माजोली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। क्या विशेषता है इसकी? तो इसकी विशेषता है कि जो सर जो ये द्वीप है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। चलो भाई मान लिया नदीय द्वीप है। और मजे की बात बताऊं आपको, इसमें इस पे लोग भी रहते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो द्वीप बना हुआ है माजोली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? इस पे लोगों का निवास भी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, अपने जैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? आई बात समझ में? उत्तर के मैदान निर्माण किनसे होता है? अवसाद से, ठीक है? अवसाद नदियां लाती है, पहाड़ों के गिरिपाद में जमा करती है, जिनसे किनका निर्माण होता है? उत्तर के मैदानों का निर्माण होता है। इनकी विशेषता क्या होती है? सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पे, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यहाँ की जलवायु जो होती है अनुकूल होती है, परिवहन सुचारू रूप से होता है यानी कि सरल होता है, ठीक है? सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं ये मैदान, कृषि भी यहाँ पे सर्वाधिक की जाएगी, ठीक है? वहीं अगर अपन इसकी लंबाई की बात करें तो उत्तर के मैदान की लंबाई है 2400 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें 260 से 320 किलोमीटर के बीच में आती है, औसत इसकी चौड़ाई है। वहीं अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल आता है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है? आ गई बात समझ में तेरी? जी सर आ गई बात समझ में। अब समझो, अपन उत्तर के मैदान को दो प्रकार से पढ़ेंगे। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं तो एक बार मौखिक रूप में सुनो। उत्तर का जो मैदान है इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला प्रकार नदी के आधार पर विभाजन, ठीक है? दूसरा प्रकार जो अपनी भूआकृतिक भिन्नताएं हैं उनके आधार पर। कैसे समझो, देखो नदियों के आधार पर अपन इसका पहला विभाजन देखते हैं। अपन ने इसको कितने भागों में पढ़ने की बात कही सर? अभी आपने कहा दो भागों में पढ़ेंगे, ठीक है? एक तो नदियों के द्वारा वर्गीकृत, ठीक है? नदी द्वारा विभाजन, भाई नदियों के द्वारा इसको बांटा गया है, उस आधार पे पढ़ेंगे। एक अपन इसकी भूआकृतिक भिन्नताओं के आधार पे, भूआकृतिक भूआकृतिक भिन्नताओं के आधार पे, ठीक है? भिन्नताओं के आधार पे अपन इसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखो,
नदियों के आधार पे अपन किन किन को पढ़ेंगे, तो नदियों के आधार पे अपन इसके 3 प्रकार पढ़ते हैं। पहला पहला पढ़ते हैं अपन पंजाब का मैदान, ठीक है, पंजाब का मैदान, ठीक है भाई, मैदान। दूसरा अपन पढ़ते हैं गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और जो तीसरा टाइप अपन पढ़ते हैं, तीसरा जो प्रकार है वो आता है असम का मैदान, ठीक है, असम का मैदान। इस पे फोकस करना, ठीक है, गंगा के मैदान पे। इसमें पूछता है गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वो भी अपन जानेंगे, है ना। भूआकृतिक भिन्नताओं के आधार पे अपन इसको 4 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने टाइप्स में पढ़ते हैं, तो अपन पढ़ते हैं इसको 4 टाइप्स में। इसको हमने कितने टाइप्स में पढ़ा सर, इसको हमने 3 टाइप्स में, 3 प्रकार से इसको हमने जानने का प्रयास किया। भूआकृतिक भिन्नताओं के आधार पे पहला आता है भाबर, ठीक है, दूसरा आता है तराई, तराई, ठीक है, एक आता है खादर, और अंतिम आता है बांगर या फिर भांगर, भांगर। ये इसके 4 टाइप्स हो गए, ठीक है। तो उत्तर के मैदान को अपन कितने टाइप्स में पढ़ेंगे सर, 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। एक तो नदियों के द्वारा विभाजन किया गया उस आधार को मानेंगे, ठीक है, उसके आधार पे अपन, उसके बेस पे अपन इस चीज को पढ़ेंगे। एक अपन भूआकृतिक भिन्नताओं के बेसिस पे अपन जो अपना नदन प्लेन्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नदियों के आधार पे अपन कौन कौन सा पढ़ेंगे, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और अपने असम का मैदान, ठीक है। भूआकृतिक भिन्नताओं के आधार पे भाबर, तराई, खादर और बांगर, ठीक है। बांगर या फिर भांगर एक ही बात है, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है, मुद्दा मत बना देना इस चीज को। चलो एक बार के लिए मैं इसको साफ कर दूं यहाँ से, है ना, इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको समझ ले। चलो देखो इधर जो पंजाब का मैदान है, ठीक है, पंजाब का जो मैदान है मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला पॉइंट अपना पंजाब का मैदान, ठीक है, पंजाब का मैदान, लो जी मैंने लिख दिया पंजाब का मैदान, लो साहब मैंने लिख दिया इस चीज को। पंजाब का जो मैदान है इसका निर्माण होता है, हाँ एक चीज इससे पहले आपको ध्यान रखना है, जो उत्तर का मैदान है ना, इसका निर्माण मुख्य रूप से 3 नदी तंत्रों द्वारा होता है। कितनी नदी तंत्रों द्वारा, 3 नदी तंत्रों द्वारा इसका निर्माण होता है। ये बात मैं पहले बतानी चाहिए थी, सॉरी, कोई नहीं, भूल गए, ठीक है। प्रश्न आएगा कि उत्तर के मैदान का विस्तार या निर्माण किन नदी तंत्रों के द्वारा होता है, तो 3 नदी तंत्रों के द्वारा इसका निर्माण होता है। पहला आता है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और एक आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। इन 3 मुख्य नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा किसका निर्माण होता है, उत्तर के मैदान का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है सर, याद रख लेंगे। चलो अब देखो पंजाब के मैदान के बारे में, इसका निर्माण फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, इसके फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, निर्माण की अगर मैं बात करूं, तो जो इसका निर्माण होता है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सिंधु मुख्य नदी हो गई और उसकी ट्रिब्यूटरीज एवं सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। आई बात समझ में, जी चल आ गई बात समझ में। चलो अब जो सिंधु नदी उसकी सहायक नदी, अब सहायक नदियों में भी कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण नदियां देखना, रावी, व्यास, ठीक है, झेलम, झेलम, ठीक है, रावी, व्यास, झेलम, सतलज, सतलज, एक कौन सी रह गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, झेलम हो गई, चिनाब, ठीक है, एक नदी हो गई चिनाब, चिनाब। ये क्या है, सिंधु की मुख्य सहायक नदियां है जिनसे किसका निर्माण होता है, पंजाब के मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। प्रश्न आएगा कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है, तो प्रश्न का जवाब क्या लिखना है अपने को, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलज हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, ठीक है। अब समझो थोड़ी सी बात, अब जो ये हमारा पंजाब का मैदान है इसका अधिकांश भाग कहाँ चला गया, अधिकांश भाग अपने पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। अधिकांश जो भाग था वो अपना पाकिस्तान में चला गया, तो अपने पास थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बहुत है अपने पास, है ना। चलो हाँ, अब समझो इसके अंदर थोड़ी सी बात आपको क्या समझनी है। एक यहाँ पे फैक्ट लिखता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट बनाता हूँ मैं। 2 नदियों के बीच, यानी कि एक नदी ये बह रही है और एक नदी ये बह रही है, ठीक है। 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, एक नदी ये बह रही है, कोई ए नाम की नदी बह रही है, दूसरी ये बह रही है जिसे अपन नाम देते बी। ए नदी और बी नदी के बीच का जो ये भाग है, इस भाग को अपन क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। क्या कहेंगे सर, इसको अपन दोआब कहेंगे, ठीक है।
प्रश्न है आपके लिए, दोआब किसे कहते हैं? तो जवाब देना, दो नदियों के बीच के भाग को अपन ने क्या कहा? दोआब कहा। अब समझो, दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाएगा, तो पांच नदियों के बीच का भाग क्या कहलाएगा? भाई दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहला रहा है, तो पांच नदियों के बीच का भाग कहलाता है, कहलाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब। ठीक है, ये जो अपना पंजाब शब्द है, पंजाब जो अपना स्टेट है, उसका नाम इस प्रकार से पड़ा है। दो का मतलब तो दो हो गया, आब का मतलब होगा पानी। क्या होगा? पानी। यानी कि दो नदियों के बीच के भाग को अपन ने क्या कहा? दोआब कहा। उसी प्रकार से जैसे पांच नदियां बह रही, अब पांच नदियां कौन कौन सी होगी? रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, चिनाब, ये सारी पंजाब से होकर जाती है। ठीक है, इनको पंजाब में पंच नदी के नाम से जाना जाता है। अब समझो, एक नदी ये बह रही, दूसरी ये, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब ये पांचों नदियां बह रही है, तो इनके बीच के भाग को अपन क्या कहेंगे? पांच नदियों के बीच के भाग को पंजाब कहेंगे, नहीं कहेंगे? तो पांच नदियों के बीच के भाग को अपन क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। यानी कि जो हमारा पंजाब नाम पड़ा है, वो कैसे पड़ा है अब तुम देख लो। ठीक है, दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाएगा, तो पांच नदियों के बीच का भाग क्या कहलाएगा? पंजाब कहलाएगा। और जो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, चिनाब, ये सारी पंजाब से होकर बहती है। और पंजाब में इन सभी नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन नदियों को कहा जाता है पंचनद। क्या कहा जाता है? पंचनद के नाम से जाना जाता है। इतनी बात हो गई समझ में? क्लियर हुई? चलो, आया बात आया पंजाब का मैदान समझ में। निर्माण सिंधु उसकी सहायक नदी के द्वारा होता है। सहायक नदियां रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, चिनाब, ये नदियां हो गई। ठीक है, दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है, तो पांच नदियों के बीच का भाग पंजाब कहलाएगा। यानी कि पंजाब के अंदर ये पांचों नदियां बहती है, और पंजाब के अंदर इन पांचों नदियों को क्या कहा जाता है? पंचनद कहा जाता है। ये पांचों नदियां जाके सिंधु में मिलती है, पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो गंगा का मैदान। अब गंगा का जो मैदान है, इसका जो विस्तार है, ठीक है, एक चीज इसमें आपको ये ध्यान रखनी है, पंजाब का मैदान है, जैसे जैसे अपन थोड़ा सा पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो इसे हिमाचल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ, अब जो अपना गंगा का जो मैदान है, गंगा के मैदान का अगर अपन देखें, हाँ, विस्तार। अब भाई नाम क्या है? गंगा है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण होगा। तो निर्माण वाली कहानी तो ये हो गई। ठीक है, गंगा एवं उसकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियों के द्वारा इसका क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, अब समझो, प्रश्न यह आता है अधिकांशतः यहां से उठ के कि गंगा के मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है। भाई गंगा का मैदान का विस्तार अपन कहां से माने? प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न यही पूछता है, गंगा के मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है। तो विस्तार अगर आपसे पूछ ले, तो विस्तार आपको बताना है, क्या पूछ ले आपसे? इसका विस्तार। तो मेरे दोस्त, विस्तार में आपको बताना है घग्गर नदी से। कौन सी नदी से? घग्गर। ठीक है, ऐसे एक नदी आती है, क्या करो इसको, घग्गर। घग्गर नदी से लेकर, अब घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, उससे लेकर एक नदी आती है तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, तीस्ता नदी तक। ठीक है, सिक्किम हिमालय से इसका उद्गम होता है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर नदी से तीस्ता नदी तक होता है या फिर है। ठीक है, लाइन क्या बनेगी? गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर नदी से तीस्ता नदी तक है। ठीक है, घग्गर नदी का उद्गम बताया आपको, हिमाचल प्रदेश में है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम हिमालय में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अंत में आता है अपना असम हिमालय, असम का मैदान, हिमालय नहीं बोलना। ठीक है, गलती से मैंने बोल दिया उसको। ठीक है, ठीक कर लेना। असम का मैदान मुख्य रूप से इसका निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। असम के मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी। ठीक है, उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, अधिकांशतः इसका विस्तार किस क्षेत्र में है? तो असम राज्य में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। कहां पे? असम में। ये लो, ये बात ही मैंने लिख दी। सर्वाधिक विस्तार कहां पे है इसका? असम में। तीन मैदान देखे पढ़ने, पंजाब का मैदान, सिंधु उसकी सहायक नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अधिकांश भाग इसका कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर है, कुछ भाग अपने पास है, जिसको हमने पंजाब मैदान का नाम दे दिया। गंगा के मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। ठीक है, विस्तार कहां से कहां तक है? घग्गर नदी से तीस्ता नदी तक है। अंत में देखा पढ़ने असम का मैदान, असम के मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा होता है, और इसका विस्तार मुख्य रूप से असम स्टेट में है। ठीक है, असम राज्य में इसका मुख्य रूप से विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, नदियों के आधार पर अपने विभाजन देख लिया, पंजाब का मैदान देख लिया, गंगा का मैदान देख लिया, असम का मैदान देख लिया।
ठीक है, अब अपन थोड़ा सा भूआकृतिक भिन्नताओं के आधार पर देख ले। चलो, भूआकृतिक भिन्नताओं के आधार पर अपन अब समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। बस थोड़ी सी कहानी है इसके अंदर, बस ज्यादा कोई बड़ी भारी बात नहीं है। देखो समझो, अपन ने 4 प्रकार देखे थे ना, 4 प्रकार। चलो अब उन 4 प्रकारों को समझो, वो 4 टाइप्स अपन ने देखे थे, उन चारों टाइप्स को एक बार देखो। यहां से कोई नदी बह रही है, जैसे ये कोई पहाड़ है, ठीक, ये लो, ये अपना हिमालय पर्वत मान लो तुम तो, ठीक है, हिमालय, ये भी हिमालय है, ठीक है। यहां से कोई नदी बह रही है, यहां से कोई नदी आ रही है। अब ये नदी अपने साथ क्या लेके आएगी? वही बात सर, अवसाद लेके आएगी ना। बस ये अवसाद को ध्यान रखना, सारा काम इस अवसाद का ही है मैदानों में, ठीक है। अवसाद लेके आ रही है। अब जैसे अवसाद के साथ साथ ये मोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी लेके आती है। अब उन कंकड़ को ये यहाँ पे जमा करेगी, क्योंकि भाई विज्ञान के अंदर एक नियम आता है, वो कहता है कि पानी भारी वस्तु को पहले छोड़ता है और हल्की वस्तु को बाद में छोड़ता है। तो अब जब ये मोटे मोटे कंकड़ लेके आएगी तो उन कंकड़ों को पहले छोड़ेगी सर, फिर उसके बाद छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को, ठीक है, उनको छोड़ते हुए जाएगी। जी सर, आपकी बात माननी पड़ेगी हमें, ठीक है, सही कह रहे हो आप, साइंस में चलता है ये नियम। भाई पानी भारी वस्तु को पहले छोड़ेगा और हल्की वस्तु को बाद में। चलो ऐसे, यानी कि पहले मोटे कंकड़ पत्थर हो गए, फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर यानी कि रेत वगैरह, ठीक है, सिल्ट वगैरह, फिर उसके बाद और बारीक कण, मिट्टी वगैरह। अब नदी इस क्षेत्र में आएगी। अब यहाँ पे क्या है, मोटे मोटे कंकड़ है। अब इस क्षेत्र में आने के बाद नदी क्या हो जाएगी, इन कंकड़ पत्थरों के अंदर चली जाएगी, यानी कि इनके नीचे से बहने लग जाएगी, क्योंकि मोटे मोटे पत्थर है, उनके नीचे से क्या है, जगह है, उनके भी स्पेस है, तो उनके अंदर से होकर क्या होगी, वो बहने लग जाएगी। अब जब वो उनके अंदर से होकर बहने लगेगी तो यहाँ पे अपने को दिखना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब ये अपने को दिखना बंद हो जाएगी तो ये क्या हो गई, पारदर्शी, वो बोल सकते अपने को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही, ठीक है, गायब हो गई, विलुप्त हो गई। तो जो ये जिस क्षेत्र में नदी विलुप्त होती है उस क्षेत्र को अपन बोलते तराई। क्या बोलते हैं? तराई नहीं बोलते, भाबर बोलते हैं। तराई बाद में बोलेंगे ना, भाबर। अब प्रश्न ये आएगा, भाबर किसे कहते हैं? तो याद रखना, पहाड़ों के गिरिपाद में जब नदी आती है तो वहां पे आके बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं वहां पे नदी क्या हो जाती है, उनके अंदर विलीन हो जाती है, ठीक है। उस क्षेत्र को हम बोलते हैं भाबर क्षेत्र, यानी कि ये पहाड़ के जस्ट दक्षिण के अंदर होगा। कहाँ होगा? दक्षिण में होगा, ठीक है। इसके अंदर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, नदी विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। अब सुनना, थोड़ी सी दूर जाकर ये नदी पुनः वापस निकल के आएगी, क्योंकि पत्थर हो गए खत्म, अब आ गए छोटे छोटे कण आ गए, ठीक है। इनके अंदर नदी इनके ऊपर से बहने लग जाती है। अब बहेगी, थोड़ा बहुत इनके अंदर से भी बहेगी, ठीक है। तो एक प्रकार से दलदली एरिया बना देती है, ठीक है। तो भाबर पट्टी से थोड़ा सा आगे जाके, भाबर पट्टी के आगे आते हैं तराई क्षेत्र। क्या आता है? तराई क्षेत्र, ठीक है। जो ये तराई क्षेत्र आता है, ये 8 से 10 किलोमीटर लंबी, 8 से 16 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी होती है, ठीक है। चौड़ी पट्टी होती है 8 से 16 किलोमीटर की, ठीक है। यहां से नदी निकल के किस क्षेत्र में जाएगी? तराई क्षेत्र में। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, जो तराई क्षेत्र आएगा वो भाबर के दक्षिण में स्थित है कि नहीं? जी सर, स्थित है। तो यहाँ पे आने के बाद नदी क्या होती है, वापस पुनः अपने स्थल पे आ जाती है, यानी कि जमीन पे आ जाती है और बहने लग जाती है। अब यहाँ पे एक चीज अपन ने देखी, कंकड़ क्या है, कण है, थोड़े मोटे हैं और भी अभी है ना। तो कण मोटे हैं तो कुछ भाग पानी का नीचे से भी चलता है। इस कारण से ये जो एरिया है ये थोड़ा दलदली टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है? दलदली दलदली, है ना, दलदली टाइप का दिखता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे गन्ने आदि की, धान की फसल अच्छी होती है यहाँ पे, क्योंकि दलदली एरिया है ना, तो यहाँ पे गन्ने की, धान की, कपास इत्यादि की फसलें बढ़िया होती है। एक चीज आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, यहाँ पे मच्छर भी ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे मच्छर ज्यादा होते हैं, क्योंकि दलदली एरिया है तो मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, फिर रात को सारे काटते हैं। तो वही चीज इसके अंदर, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मच्छर होते हैं अधिक, मच्छरों की अधिकता, मच्छरों की अधिकता, यानी कि गैंगवार चलती है इनकी यहाँ पे, मच्छरों की अधिकता। ये लो, ठीक है। प्रश्न आएगा मच्छरों की अधिकता किस क्षेत्र में होती है, तो आपको बताना है मच्छरों की अधिकता अपने तराई क्षेत्र में होती है। चलो अब ध्यान देना, भाबर के बारे में जाना, तराई के बारे में जाना अपन ने। अब जैसे नदी आगे प्रवेश करती है, 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी हो गई खत्म। अब नदी आगे मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब जैसे ये मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, जैसे ये इसका एक एरिया है भाई,
ये इसका रास्ता है, ये नदी इतने क्षेत्र में ही बहती है, ठीक है। अब अपने साथ मिट्टी लेके आ रही है, तो ये तो इसका फिक्स क्षेत्र है कि भाई इतने में तो बहेगी ही बहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नदी के अंदर पानी ज़्यादा है तो यहाँ तक आ रही है, इस वाले क्षेत्र तक भी आ रही है। चलो पेन चेंज करते हैं ना, इस वाले क्षेत्र तक आ रही है, ये इसका मुख्य एरिया था और ये रास्ता था फिक्स, भाई यहाँ से तो जाना ही जाना है। क्या वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस वाले एरिया में भी आ गई, आई ना। इस वाले एरिया में आ रही है दोनों ओर से, ठीक है, दोनों ओर से इस क्षेत्र को भी कवर कर रही है। इस क्षेत्र के अंदर वो एक नवीन जलोढ़ मिट्टी, अभी जलोढ़ मिट्टी का मैंने नाम लिया था ना, तो वही जलोढ़ मिट्टी की एक परत बिछाते हुए चलती है। अब उस परत बिछाते हुए चलती है और हर साल बिछाती है उस परत को, तो उस क्षेत्र को अपन बोलते हैं खादर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? खादर क्षेत्र। खादर पट्टी भी बोलते हैं, खादर क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। नदियों द्वारा नवी अब खादर क्षेत्र के बारे में क्या विशेषता है? नदी द्वारा नवीन जलोढ़ का अपने बोल सकते हैं, नवीन जलोढ़ की अपने पट्टी, ठीक है, नवीन जलोढ़ का विस्तार या पट्टी, नवीन जलोढ़ का विस्तार, ठीक है। अब जो हम हर साल क्या हो रहा है, नदी नई जलोढ़ मिट्टी ला रही है यहाँ पे बहाकर, तो वो उपजाऊ भी होगी, होगी नहीं होगी? उपजाऊ भी अधिक होती है, उपजाऊपन की अधिकता, ठीक है, पन की अधिकता भी देखने को मिलती है अपने को, ठीक है, अधिकता। आई बात समझ में? खादर क्या होता है? नवीन जलोढ़ को अपन क्या कहते हैं? खादर। अब समझो, कई बार क्या होता है, ये तो नदी का मुख्य एरिया होगा भाई, यहाँ से तो बहना ही बहना है। कई बार क्या होता है, बारिश किसी साल बहुत ज्यादा हो गई, अब बारिश ज्यादा होगी तो नदी में पानी भी बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। हाँ सर बढ़ेगा। तो क्या हुआ, अब की बार हुई बारिश भाई साहब खतरनाक, अब खतरनाक बारिश हो गई तो पानी का स्तर यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक दोनों ओर, यहाँ तक पानी का स्तर पहुंच रहा है। ए लो, अब इस क्षेत्र में नदी का पानी पहुंच रहा है, यानी कि कई सालों में 4-5 साल के अंदर जब बढ़िया बरसात होती है, ज्यादा बरसात हो जाती है, तब यहाँ पर पानी आता है इस क्षेत्र में। अब एक प्रकार से अपन कह सकते हैं भाई, जो खादर वाला क्षेत्र था, यहाँ पे तो हर साल नदी का पानी पहुंच रहा है। अब नदी का पानी पहुंच रहा है तो जलोढ़ मिट्टी भी आ रही है, यानी कि जलोढ़ की मिट्टी की जो परत है वो भी हर साल बन रही है और उपजाऊ भी अधिक होगी, ठीक है। तो अपन ने ये लाइन बनाई, नवीन जलोढ़ को अपन क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। अब 4-5 साल में इस वाले क्षेत्र में नदी का पानी जा रहा है, अब 4-5 साल में जाएगा जलोढ़ मिट्टी तो यहाँ भी जाएगी, अब जाएगी तो 4-5 साल में जाएगी, तो इस वाले क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? बांगर, बांगर या फिर भांगर। अब बांगर की क्या विशेषता है, यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी आती है वो पुरानी होती है क्योंकि 4-5 साल में आ रही है, तो अपन इसके बारे में क्या लिखेंगे? पुराने जलोढ़ को, पुराने जलोढ़ को अपन क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ये क्या होता है? कम उपजाऊ होता है, होगा नहीं होगा क्योंकि कई सालों में इसका निर्माण होता है, कम उपजाऊ होता है, ठीक है। एक चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, बांगर के अंदर यहाँ पे कंकड़ों की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? कंकड़ होते हैं ना, इनकी अधिकता होती है, कंकड़ की अधिकता, यानी कि आवक ज्यादा होती है, यहाँ पे कंकड़ अधिक पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो ये कंकड़ होता है ना, ये कंकड़ किसका होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है ये कंकड़। किसका होता है? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का ये कंकड़ होता है। इतनी बात याद रह जाएगी, ठीक है। जो नीले कलर वाला है वो अपने बांगर के बारे में बात है ना, पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, कम उपजाऊ होता है, कंकड़ों की अधिकता होती है, और जो कंकड़ होते हैं ना वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई समझ में? भाबर, तराई, खादर और बांगर, आगे की बात समझ में? चलो जी, हाँ। तो जो ये अपना अभी देखा, ये अपन ने देख लिया उत्तर के मैदानों के बारे में। आई बात समझ, उत्तर के मैदान कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। अब थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में, इतना आपकी बुक में है नहीं पर मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि अपना उद्देश्य क्या, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। एनसीईआरटी के साथ साथ कोई अच्छी चीज अपने को लगे भी, हाँ यार ये चीज थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा बताएं, ठीक है, तो वो थोड़ा आपको भी बेनिफिट देगा और मुझे भी देगा। चलो अब अपन देखते हैं भारतीय मरुस्थल को। भारतीय मरुस्थल का अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के देखना आप, आपके भारतीय मरुस्थल का एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, पर अपन थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। चलो देखते हैं अपन भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल लिखा मैंने ये, जी सर लिख दिया आपने। अब भारतीय मरुस्थल है ना, अपने भारत में दो प्रकार के मरुस्थल है, समझो कौन कौन से दो टाइप से है। तो भारतीय मरुस्थल के दो प्रकार है, एक तो आता है गर्म मरुस्थल, आता है ना, एक तो आ गया गर्म मरुस्थल, जी सर आ गया गर्म मरुस्थल। एक आपके आता है ठंडा मरुस्थल, क्या आता है? ठंडा मरुस्थल। ये तो हमने सुना ही नहीं, चलो आज सुन लेना। गर्म मरुस्थल आता है, इसे अपन बोलते हैं थार का मरुस्थल, बोलते नहीं बोलते?
थार का मरुस्थल, ठीक है। वहीं जो ठंडा मरुस्थल आता है वो आता है अपने लद्दाख का मरुस्थल। कौन सा? लद्दाख का मरुस्थल, ठीक है। भारत का अगर प्रश्न आए ना कि भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो अपने लद्दाख का मरुस्थल है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। यहाँ का जो लेह शहर है, जो इसका लेह है, लद्दाख का जो जिला है ना, सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है, ठीक है। वहाँ पे बरसात कम होती है क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब थार का मरुस्थल समझो। अपन एक चीज बताऊं आपको, जो थार का मरुस्थल है ना, ये पूर्ण रूप से अपने भारत में नहीं है। कुछ भाग इसका पाकिस्तान में भी है और कुछ भाग अपने भारत में भी है, ठीक है। भारत के अंदर भी जो राजस्थान है, या अपन ये कह सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में इसका विस्तार है, ठीक है। कौन से भाग में? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। अब समझो, इसका कुछ भाग अपने पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इसको अपन किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान को, ठीक है। जो अपना गर्म मरुस्थल है, भारत में तो थार का मरुस्थल और पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। आई बात समझो? अपन इसको पढ़ेंगे, इस वाले भाग को। बस आपको ध्यान रखना है, ठंडा मरुस्थल अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है लद्दाख का मरुस्थल, ठीक है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है ये। चलो, थार का प्रश्न आया था एक बार, आर्मी के अंदर आया है प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि थार का मरुस्थल किस देश में स्थित है। प्रश्न क्या आया कि थार का मरुस्थल किस देश में है। अब आप बता दोगे, भारत के नागरिक हो, भारत के लोग हो, तो जवाब क्या देना है आपको? भारत में। थार का मरुस्थल किस देश में है? भारत में, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलो जी, हरे राम। आ गई बात समझ में तेरी? जी सर, आ गई बात। अब थार के मरुस्थल को देखो। थार का मरुस्थल पहली चीज क्या है? ये गर्म मरुस्थल है कि नहीं गर्म मरुस्थल? जी सर, है गर्म मरुस्थल, मान गए आपकी बात को, है ना। अब थार का मरुस्थल में यहाँ पे लिखो थार का, यानी कि लिखा हुआ है भारतीय मरुस्थल। चलो इसी में देखते हैं ना। मरुस्थल किसे कहते हैं? जहां पे क्या हो? वनस्पति का अभाव हो। वनस्पति समझते हो ना, किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले पेड़ पौधे, ठीक है, घास वगैरह, वहां की वनस्पति कहलाती है। वनस्पति का तो क्या होता है, यहाँ पे अभाव होता है। इतनी खास वनस्पति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। सर बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती है। नहीं भाई, होती है, पर वर्षा कितनी होती है? मिलीमीटर से भी कम। 150 मिलीमीटर से भी कम बरसात होती है यहाँ पे। इस कारण से, अब एक चीज बताओ, पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो एरिया क्या होगा? थोड़ा सा शुष्क टाइप में होगा, ड्राई एरिया होगा, है ना। तो बस वही स्थिति अपने भारतीय मरुस्थल की है। यहाँ पे पानी नहीं है। पानी नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि बारिश नहीं होती है, ठीक है। बारिश नहीं होगी तो वनस्पति भी नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, यहाँ पे एक नदी बहती है, लूनी नदी। लूनी नदी, जिसको कहा जाता है मरुस्थल की गंगा। क्या कहा जाता है इसे? मरुस्थल की गंगा। मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है और मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा, क्योंकि ये वर्ष भर बहती है और मरुस्थल के अंदर बहने वाली एकमात्र नदी है जो 12 महीने बहती है, ठीक है। फिर कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। चलो समझो, इतनी बात हो गई क्लियर? जी भाई साहब, हो गई बात क्लियर। इसके अंदर अब क्या होता है? रेती रेत तो है, बालू है। रेत भी कौन सी है? बालू रेत है। अब बालू रेत की विशेषता क्या है कि वो दिन में हो जाएगी गर्म, यानी कि जैसे सूर्य की किरणें पड़ी तो उसका टेम्परेचर जो है ना, वो हो जाएगा हाई। और जैसे ही रात होगी, चंदा मामा आएंगे, ठंड बढ़ेगी, तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा बिल्कुल कम। यानी कि दिन में तापमान चला जाता है 50, 55, 60 डिग्री तक, और रात में तापमान आ जाता है -10, -15, -20 डिग्री तापमान तक। ऐसे टेम्परेचर आता है। तो एक विशेषता ऐसी क्या हो गई कि भाई साहब, जो अपना मरुस्थल है ना, इसका जो दैनिक तापांतर है, क्या? दैनिक तापांतर, वो क्या है? अधिक है। समझ रहे हो ना? दैनिक तापांतर क्या है? अधिक है। कैसे अधिक है? अभी बताया, दिन में तापमान 50 डिग्री के पार, 50 डिग्री सेल्सियस के पार गया। रात में इसका टेम्परेचर -15 डिग्री के आसपास। अब देखो, तापांतर का मतलब क्या होता है? तापमान में अंतर। अब दैनिक मतलब रोज के तापमान में अंतर। अंतर किस किस का होगा? दिन का और रात का होगा। तो वही देखो, दिन में 50 डिग्री, रात में -15 डिग्री, तो कितना डिफरेंस आ रहा है ना। तो बस वही इसकी विशेषता है। बालू मिट्टी आती है यहाँ पे। कौन सी? बालू। बालू मिट्टी आती है, जिसे रेत भी बोलते हैं, अपन सैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड भी बोलते हैं बालू। ये इसकी विशेषता होती है। इसके कारण थोड़े थोड़े मोटे होते हैं,
ठीक है, रेत के कण थोड़े से मोटे होते हैं इसके, ये ध्यान रखना है आपको। अब रेत है ना, यहाँ पे हवाएं चलती है, क्योंकि भूगोल के अंदर एक थ्योरी चलती है, फैक्ट चलता है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी कि वायुदाब कम होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझो, आगे आप और विस्तार से पढ़ोगे, पर आपको मैं एक मोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तापमान ज़्यादा है दिन का, अभी अपन ने देखा दिन का तापमान ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, प्रेशर कम होगा। समझ में आ गई बात। अब आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, लाइन क्या है, हवाएं उच्च वायुदाब से, ठीक है, हाई प्रेशर से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती है, गति करती है। यानी कि हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ से चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि जो भी हवाएं चलेंगी अपने मरुस्थल के अंदर तेज चलेंगी। आपने एक चीज देखी होगी, गर्मियों के अंदर अपने हवाएं ज्यादा चलती है, आंधी ज्यादा आती है। उसका कारण क्या है भाई, गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, अब तापमान ज्यादा होगा तो जो वायुदाब होगा वो कम होगा, प्रेशर जो होगा वो कम होगा, ठीक है। अब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, तो यानी कि अपने गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा आंधियां आने का कारण भी यही है। सर्दियों में इतनी आंधियां नहीं आती है, कोई बाई चांस कभी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ना आए, कोई जरूरी होना ना, मगर गर्मियों में सबसे ज्यादा आंधी आती है। उसका कारण क्या है, तापमान ज्यादा तो वायुदाब कम, ठीक है, तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा, और हवाएं चलती है उच्च वायुदाब से हाई प्रेशर से निम्न लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है, तभी अपने गर्मियों में आंधी आती है। अब जैसे हवाएं चलेंगी तो ये रेत तो है ही, ये भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां ले लेती है। जैसे कई बार बरखान की आकृति मिलती है अपने को, प्रश्न आता है बरखान किसे कहते हैं, अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को, ठीक है, अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है, अर्धचंद्राकार बालू के टीले, ठीक है, इनको अपन क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, छत्रक शैलों का निर्माण करता है, छत्रक शैलों का निर्माण होता है, ठीक है। कई बार लोहेस भी बनाते हैं ये हवाएं, जो ये रेत है ना, ये लोहेस भी बनाती है। सबसे बड़ा लोहेस अपने चीन के अंदर है, चीन के अंदर बनाते हैं सबसे बड़ा लोहेस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बालू रहता है, हवा चलेगी तो अलग अलग प्रकार की डिजाइने बनाती है, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बरखान अर्धचंद्राकार बालू के टीले, छत्रक सैल बना देती है, लोहेस बनाती है, आदि बहुत सारी आकृतियों का निर्माण करती है, ठीक है भाई। अब इसी के साथ जो अपना भारतीय मरुस्थल है वो होता है कंप्लीट। यानी कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज की कक्षा में सर हमने पढ़ा कि अपना उत्तर का जो मैदान है उसको, और जो भारतीय मरुस्थल है उसको, ठीक है। जो आगे की जो कक्षा होगी उसके अंदर अपन इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे, जिसके अंदर अपन प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे, तटीय मैदान को पढ़ेंगे और द्वीप समूह को पढ़ेंगे, ठीक है भाई। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, डाउट हो, प्रश्न हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, बेझिझक साहस के साथ प्रश्न पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जल्द से जल्द जवाब देने का, ठीक है। नहीं आएगा तो कहीं से देख के बताऊंगा, बाकी जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।